हाँ तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। आप लोगों के सामने ये सारे क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो भैया अगर आप भी 8 मार्च को जा रहे हो क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देने, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। और ये कोई सिंपल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर तीनों टाइप के क्वेश्चंस को विथ आंसर पढ़ेंगे। जाकर बोर्ड एग्जाम में कॉपी में जाकर छाप दो, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार केमिस्ट्री में 70 में 65 प्लस का। ठीक है, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। बस इन 5 प्रश्नों को पढ़ लेना, हर साल एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। क्वेश्चन देख लो एक बार जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। भैया देखो, इससे पहले भी मैं आपको कई क्लासेज ऐसे ही प्रोवाइड करा चुका हूं, ये कोई फर्स्ट क्लास नहीं है, तो उसको जाकर जरूर देखना। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी 2 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी 2 नंबर में आता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये सब इस बार आ सकते हैं, क्योंकि देखो 2024-25 में ये नहीं आए हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको तो आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, देखो निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। स्मिथ अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया, 2 नेम्ड रिएक्शन है। ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, ये 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हमारी लिस्ट में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रखा है, 2 नंबर में अतलग उत्तरी प्रश्नों में आते हैं। आप लोग खुद देख लीजिए हमारी लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। सबसे पहले ये बताओ कि नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? अरे नहीं पता तो हम किस लिए हैं। देखो ये होता है नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला, C6H5NO2। ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है। या एक प्रकार से हम और लिख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन को, कैसे, खुद देखो। देखो मैं अभी बता रहा हूं कि नाइट्रोबेंजीन को कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा समझ लो। इसके ऊपर लगा दो NO2, ये भी नाइट्रोबेंजीन है। तो ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये सब एमीन चैप्टर के क्वेश्चन होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्रकार से हम नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बेंजीन से, मतलब 2 तरीके आपसे कहे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना सीखेंगे। तो भैया बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको शायद पता होगा क्या होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये होता है स्टूडेंट बेंजीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बेंजीन की अपक्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से, HNO3। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो ये भी जान लो। हम लोग कराएंगे सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे, लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो बनेगा क्या, खूब ध्यान से समझना। देखो ये C6 यहां से ले लेंगे हम, H हम ले लेंगे, H5 भी लेंगे, H5 ले लेंगे। यहां से NO3 में से NO2 हम ले लेंगे, NO2 हम ले लेंगे। अब बचा क्या, देखो यहां पे एक O बचा, यहां पे H बचा, यहां पे H बचा, यानी कि H2O बचा। तो इसको भैया बाहर निकाल देंगे, यही फॉर्मूला होगा। इसी तरह से हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। आप लोग बेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएंगे, तो नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाएगा। इनका नाम है बेंजीन, प्यार से नाम लिख दो बेंजीन। इनका नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाम सबका जाने रहो भैया, नाम जानने में क्या जाता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इनका नाम है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है,
हो गया मेरे भाई। ये पहला तरीका है नाइट्रोबेंजीन बनाने का, लेकिन हमें तो दो विधियां लिखनी है। देखो ये 3 नंबर में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर में आए। चलो दूसरी विधि देखते हैं। दूसरा तरीका है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, इसको मैं हटा देता हूं नीचे। ठीक है, दूसरा तरीका है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो दूसरा तरीका है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से भी हम नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे बनाओगे वो मैं बताता हूं। अब हम स्ट्रक्चरल तरीके से चलेंगे। देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे N2Cl। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब सबसे पहले इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे, किससे कराएंगे? HbF4 से। HbF4 से इसका रिएक्शन कराएंगे। HbF4 जो है इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक अम्ल। जानने में क्या जाता है, फ्लोरोबोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। हमने रिएक्ट कराया तो सबसे पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, उसका भी नाम मैं बता देता हूं। ध्यान से समझना, मध्यवर्ती एक यौगिक बनेगा, इसके ऊपर लगेगा N2BF4। ये आपका मतलब इसके ऊपर ये रहेगा। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब नाम देखो कैसा है इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बना आपका मध्यवर्ती, फिर उसके बाद में इसका रिएक्ट कराएंगे NaNO2 से। NaNO2 इसका नाम है सोडियम नाइट्राइड से। हम कॉपर की उपस्थिति में इसको गर्म कर देंगे। कॉपर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से ऊपर लग जाएगा NO2। ये बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। मतलब आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है, उसकी अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से यानी कि HbF4 से कराना है, तो आपका बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। फिर इसका रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ, कॉपर के साथ गर्म करना है, आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये दूसरा तरीका है। नाम हम कर देते हैं भैया, नामकरण करना जरूरी है भैया। ये जनरेट हुए हैं जो पैदा होते हैं उनका नामकरण करना जरूरी होता है। बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, इनका नाम है। इनका नाम लिखोगे तो काफी बड़ा है भैया। इनका नाम लिखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये इनका नाम हो जाएगा। इनका नाम है नाइट्रोबेंजीन। ये तो हमारे बने ही बने नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये थी नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां। दोनों विधियां समझ में आ गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये रहा आपका और दूसरा आपका ये रहा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सब लोग पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, फिर वैसे बताते हैं। हम पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, फिर ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, लिस्ट में नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। तो नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया देखो 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार पूरे के पूरे चांसेस हैं। तो नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। केमिस्ट्री है तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोबेंजीन ले लेंगे C6H5NO2। इनका नाम है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसका हम लोग अपचयन कराएंगे। पहले तो हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ऊपर 2H लेंगे और जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे NH4Cl।
ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा C6H5NO, ये बनेगा। इसका नाम है नाइट्रोसोबेंजीन। देखो यहां से एक O निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, C6H5NO बचेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब आगे देखिए थोड़ा सा क्या बनेगा। अब इसका हम लोग फिर से अब चयन कराएंगे हाइड्रोजन की उपस्थिति में 2H, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा C6H5NH, यहां से एक H ले लेंगे, NH हो गया, फिर O, फिर एक H यहां से उठा लेंगे, H हो जाएगा। ये बनेगा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो जब आप नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में आप चयन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन का पहले हाइड्रोजन के साथ जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो आपका नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा। फिर इसका आप चयन कराएंगे तो आपका फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएगा। यानी कि नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में आप चयन कराने पर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। नामकरण करते हैं भैया, नाइट्रोबेंजीन इनका नाम है, नाइट्रोबेंजीन इनका नाम है नाइट्रोसोबेंजीन। मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे नाइट्रोसोबेंजीन, ठीक है। और इनका नाम जानना जरूरी है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, इनका नाम है। तो ये होगा भैया, आप लोग अब नाइट्रोबेंजीन लीजिए, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराइए तो नाइट्रोसोबेंजीन बना। फिर इसका 2H हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराइए तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। और यही अभिक्रिया होगी नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की। चलो एक क्वेश्चन और है, ये भैया रीजन पूछा जाता है हमारी लिस्ट में, मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है कि एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। मतलब एथिलेमीन जो है वो क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो इसका एक रीजन है, आप लोग ध्यान में रख लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, सिर्फ ये रीजन समझ लो, इसको समझो, ठीक है। देखो नाइट्रोजन, देखो एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5NH2। तो होता क्या है, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो आपका नाइट्रोजन परमाणु है इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन अन्य एमीन की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। मतलब एथिलेमीन में जो नाइट्रोजन होता है ना, इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जिससे एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ये एक दुर्बल एकाकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। बस सिंपल सा एक रीजन है कि एथिलेमीन में जो नाइट्रोजन होता है उस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और इसी के कारण एथिलेमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ये एक दुर्बल एकाकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है। बस हो गया, इतना सा रीजन लिख देना, बाकी बहुत ज्यादा लिखने की कोई जरूरत है नहीं, जितना पूछा जाए उतना लिखो, 2 नंबर में इतना ही मिलेगा। अब चलते हैं भैया 3 नंबर या 4 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत खास है। आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो नेम्ड रिएक्शन है वो काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैसे स्मिट अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हमारे एमीन चैप्टर में अगर देखें तो ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो रिएक्शंस का मैं आपको अलग से क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर, तो आपको वो क्लास मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्मिट अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। बहुत एग्जाम में बहुत आता है ये, इस स्मिट अभिक्रिया की जगह पर युग्मन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं है। तो भैया स्मिट अभिक्रिया क्या होती है पहले इसको समझेंगे, फिर कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझेंगे। देखो होता क्या है स्मिट अभिक्रिया में, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है, इसी को हम स्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि आप कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, उसका हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में उसको गर्म कर दीजिए,
आपका प्राथमिक एमीन बन जाएगा। जैसे मेथिल एमीन भी बन सकता है, ठीक है, वो प्राथमिक एमीन है। तो इसी अभिक्रिया को हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन में जैसे देखो कार्बोक्सिलिक हम अम्ल कोई ले लेते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल हम ले लेते हैं CH3COOH, इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, यानी कि N3H के साथ हमें इसको रिएक्ट कराना है। उपस्थिति किसकी रहेगी? उपस्थिति आपका सांद्र H2SO4 रहेगा, देखो लिखा है सीधा सीधा सांद्र H2SO4, और इसकी उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, ध्यान से समझो। ये CH3 आपका ऐसे ही रहेगा, चलो रहने देते हैं CH3, ठीक है। यहां से N ले लेते हैं, N हमने ले लिया, यहां से H और यहां से H ले लेंगे तो NH2 हो जाएगा। ये हमारा प्राथमिक एमीन बन जाएगा, यानी कि इसका नाम है मेथिल एमीन। बचा क्या, देखो COO बचा, तो इसको CO2 लिख देंगे, और आपका बचा N, एक N मैंने ले लिया था, 2 N अभी भी है तो N2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा स्मिट अभिक्रिया। इसमें हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, उसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया तो प्राथमिक एमीन यानी कि मेथिल एमीन बना। ये अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाएगी। इसका नाम मैं दे देता हूं एसिटिक अम्ल, ठीक है। इनका नाम अगर लिखें तो हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। और इसका अगर नाम लिखें हम लोग तो मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, यानी कि मेथिल एमीन हमारा बना। इसी रिएक्शन को हम स्मिट अभिक्रिया बोलेंगे। सिंपल सा रिएक्शन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो एक और रिएक्शन हमें टिप्पणी लिखना है, क्योंकि 3-4 नंबर में आपको और भी लिखना होगा। तो दूसरा कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, तो इनकी भी बारी आ गई है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो आपको एमीन तो आपको शुरू में लेना ही होगा। तो होता क्या है, ध्यान से समझो। एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि एथिल कार्बिन एमीन बनता है, जिसकी गंध अरुचिकर होती है, और इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब आपको एथिल एमीन लेना है, उसकी क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ रिएक्शन कराना है, तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसी को एथिल कार्बिन एमीन भी बोलते हैं, और यही रिएक्शन कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे रिएक्शन को हम समझते हैं, आपको पहले एथिल एमीन लेना है। एथिल एमीन का फॉर्मूला तो शायद सबको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लो। ये है एथिल एमीन का फॉर्मूला C2H5NH2, ये एथिल एमीन है। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है क्लोरोफॉर्म के साथ। पहले क्लोरोफॉर्म को CHCl3 के साथ कराएंगे, और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ कराएंगे। और कराना कुछ नहीं है, इसको सिर्फ भैया गर्म करना है, तो हम लोग इसको गर्म करेंगे। तो हमारा बनेगा क्या, देखो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी कि बनेगा C2H5NC, इसको बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। और बनेगा आपका KCl बनेगा, और आपका बनेगा H2O बनेगा, ठीक है। ये सब बनेगा। लेकिन C2H5 हमारा है, ये भी C2H5 है, बिल्कुल बैलेंस है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे अगर आप लोग देखोगे कार्बन कितना है, देखो जब हमने एथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH यानी कि एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बना, पोटेशियम क्लोराइड बना और जल। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, देखो कार्बन कितना है, 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन 5 है, इधर भी 5 है, 5 इधर है, और 2 7 है, और एक 8 है, एक 9 है, इधर है 5 और 2 7 ही है, ठीक है। तो अभी मैं आइडिया लगाता हूं कैसे क्या होगा, खूब ध्यान से समझना कैसे इसको रिएक्शन को, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ 1 ही है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे। अब भैया क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, इधर 3 था, इधर भी 3 हो गया, लेकिन पोटेशियम इधर 1 ही है, इधर 3 हो गया, तो इसके आगे भी 3 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या बचा, देखो कार्बन बैलेंस है, 2 हो गया, एक 3 हो गया, इधर भी 2 हो गया,
और एक 3 हो गया। हाइड्रोजन 5 है, 2 7 है, एक 8 है और 3 11 है। इधर भी 5 है और 5 2 7 है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे तो अब ये 2 का 3 से गुणा होगा 6 और 5 ये 11 हो गया। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। कार्बन तो हो गया। क्लोरीन कितना है, 3 है, इधर भी 3 है। पोटेशियम 3 है, इधर भी 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 इधर है, इधर भी 3 है। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, तो इनका नाम होगा, जब हमने एथिलेमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, इसको गर्म किया तो एथिल आइसोसाइनाइड बना। इसी अपक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलेंगे। इनका नाम है एथिलेमीन, एथिल एमीन। ठीक है, कार्बिल एमीन का मतलब क्या हुआ, नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें एमीन जरूर होगा, तो हमने एथिल एमीन को लिया है। इनका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इनका नाम आप लोग लिख लेना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, इसको लिखना जरूरी है, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये जल है। तो जब हमने एथिलेमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, गर्म किया तो एथिल आइसोसाइनाइड बना। इसी एथिल आइसोसाइनाइड को हम कार्बिल एमीन, एथिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं और इसी रिएक्शन को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है। तो हमारा 3 से 4 नंबर ये भी कंप्लीट हुआ। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन को तो अगर आपने मिस कर दिया तो आपने क्या पढ़ा केमिस्ट्री में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में अक्सर पूछा जाता है और हमारा जो टॉपर लिस्ट है ना, उसमें ये लास्ट वाले क्वेश्चन पे आएगा 5 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, तो जो स्पेशल है उसको स्पेशल तरीके से हम पढ़ेंगे भी। देखो क्या है, एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। मतलब एथिलेमीन फॉर्मूला तो आपको पता ही, अभी मैंने बताया C2H5NH2। इसको बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना तथा निम्न के साथ इसकी अपक्रियाएं भी लिखनी है, जैसे क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH। जो अभी मैंने कार्बिल एमीन अपक्रिया बताया ना, वही वाला रिएक्शन ये है, इसको लिख देना है। दूसरा नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया आपको लिखनी है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण देखते हैं, मतलब प्रयोगशाला विधि को समझते हैं। प्रयोगशाला में एथिल एमीन हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन खास है तो हम खास तरीके से इसका आंसर भी जानेंगे। ठीक है, तो चलो देखो कैसे बनाएंगे एथिलेमीन। प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है। मतलब आप लोग प्रोपियोनामाइड ले लीजिए, उसकी ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कास्टिक पोटास का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो एथिलेमीन बनेगा। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाती है और यही एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। अगर आपसे पूछा जाए हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया क्या है, तो इसी को उठाकर लिख देना, और अगर एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछी जाए तो इसी को लिख देना। तो इसमें हमें क्या लेना है, प्रोपियोनामाइड लेना है। देखो ये एमाइड है एक, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5CONH2, इसको बोलते हैं प्रोपियोनामाइड। इसकी अपक्रिया करानी है ब्रोमीन से, यानी कि Br2 हम लोग ले लेंगे, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक पोटास के साथ करानी है तो KOH ले लेंगे। ठीक है, ये हमने लिया। अब हमने कराया इसका रिएक्शन। ठीक है, हमने इसका रिएक्शन कराया तो बनेगा क्या, हमारा एथिलेमीन बनेगा। देखो यहाँ पे C2H5NH2 ये यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, C2H5NH2 ये हो गया। देखो C2H5NH2 ये हो गया आपका। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से यहां पे आपका बनेगा, एक बनेगा K2CO3 भी बनेगा हमारा, K2CO3। ठीक है, ये भी बनेगा, और एक आपका बनेगा KBr भी बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, और जल भी आपका बाहर निकलेगा, तो मैं नीचे लिख देता हूं जल H2O, ये आपका निकलेगा। लेकिन इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो कार्बन कितना है, K2CO3 है, पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखो कार्बन कितना है, 2 है, एक 3 है, इधर कितना है, 2 है और एक 3 है, बिल्कुल बैलेंस है, कार्बन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7 और एक 8 है, इधर कितना है, 5 2 7 और 2 9 है, तो इसको अभी हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, पोटेशियम कितना है, इधर ब्रोमीन कितना है, ब्रोमीन तो आपका 2 है, इधर भी 1
और हाँ इधर एक ही है, तो इसको भी 2 करेंगे तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। ये देखो 2 लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आपका पोटेशियम कितना है, इधर 1 है, इधर कितना है 2 और 2 4 है, तो हम इसके आगे 4 लगा देंगे। पोटेशियम भी आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अब देखो क्या है, अब हाइड्रोजन बढ़ गया भैया, इधर 5 2 7 और 4 11 हो गया, ठीक है, और इधर 5 2 7 और 2 9 ही है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। अब ये भी 11 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है। अब अगर आप लोग देखोगे तो कार्बन कितना है 2 1 3 है, इधर 2 और 1 3 है। हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 और 4 11 है, इधर भी 5 2 7 और 4 इसका 11 है। और ऑक्सीजन देखोगे तो 1 और 4 5 है, इधर भी 3 और 2 5 है, ठीक है। और ब्रोमीन देखोगे तो 2 है, इधर भी 2 है आपका, मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। तो इनका नाम है क्या होगा, ये प्रोपियोनामाइड है। इसकी हम ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन अधिक में लेना है, इसका रिएक्शन कराएंगे भैया, तो एथिलेमिन बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा और पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और जल, ठीक है। थोड़ा रिएक्शन समझो, चीजों को समझो। इसका नाम है प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोनामाइड। ये ब्रोमीन है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। ये है एथिलेमिन, एथिलेमिन जो हमें बनाना था, एथिलेमिन है। इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट, तो इसको आप लोग लिख देना। तो कुछ है नहीं, इसको बनाने में आपको प्रोपियोनामाइड लेना है, उस पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया करानी है, तो एथिलेमिन बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और जल बाहर निकलेगा। इसी को ही हम एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि कहते हैं और इसी को ही हम हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं कि इसमें प्रोपियोनामाइड लिया गया है, तो हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया भी ये कहलाएगी। सिंपल सा है, चलो इसको हटाते हैं। अब हम देखते हैं एथिलेमिन के रासायनिक गुण। एथिलेमिन के रासायनिक गुण क्या है, मतलब ये किसके किसके साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले तो वही गुण आया है जो हमने अभी कार्बिलएमीन अपक्रिया में देखा था। क्या देखा था हमने, फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH। देखो यहाँ पे दिया गया था 2 के साथ आपको रिएक्शन बताना है, निम्न के साथ इसकी अपक्रियाओं को भी लिखिए, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH और नाइट्रस अम्ल के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो वही प्रॉब्लम, एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड C2H5NC बनता है। अभी मैंने यही रिएक्शन आपको बताया था, तो वही लिख देते हैं हम लोग लेंगे एथिलेमिन C2H5NH2, इसकी अब क्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से कराएंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। तो हमारा बनेगा क्या, ये हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी कि C2H5NC बन गया, ठीक है, एथिल आइसोसाइनाइड। और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा KCl और जल निकलेगा H2O, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी बैलेंस किया था मेरे भाई। इधर देखो आपका क्लोरीन 3 है, इधर सिर्फ 1 है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे, ठीक है। इधर पोटेशियम अब कितना है 3 है, इधर 1 है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे। इधर अब पूरा ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 1 8 और 3 11 है, इधर कितना है 5 और 6 इसका हो जाएगा, इसके आगे भी 3 लगा देंगे। अभी ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। ये रिएक्शन अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इसीलिए बहुत डीप हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका है एथिलेमिन, इनका नाम है क्लोरोफॉर्म। बगल वाले भैया पड़ोसी का नाम तो जानते ही हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, इनका नाम है, ठीक है। और ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये जल है। बस हो गया मेरे भाई, एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, यही कार्बिलएमीन अपक्रिया होती है और ये इसका रासायनिक गुण है। एक और देख लेते हैं भैया, नाइट्रस अम्ल के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। तो इसको देखो, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल यानी कि NaNO2
HCl के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोजन निकलती है और एल्कोहल बनता है। मतलब आपको एथिलेमीन लेना है C2H5NH2, इसका नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराना है, HNO2 इसका फॉर्मूला होता है। किसकी उपस्थिति में आपको करानी है इसका रिएक्शन, तो वो भी मैं बता देता हूं। आपको करानी है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और प्लस HCl के साथ इसका रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो बनेगा क्या, ध्यान से समझो। ये C2H5 हो गया, C2H5 हो गया, O ले लेंगे यहां से, O हो गया, और एक H ले लेंगे, एल्कोहल बन गया। बचा क्या, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन आपका बाहर निकल गया, और क्या बचा, H2O बचा, तो H2O हो गया। बस यही बनेगा भैया, ध्यान से देखो। कार्बन इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 5 2 7 1 8 है, इधर भी 5 1 6 2 8 है, नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर भी नाइट्रोजन इधर 1 और 1 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 1 और 1 2 है, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, ये जो एथिलेमीन है नाइट्रस अम्ल के साथ NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल बनेगा और नाइट्रोजन निकलेगी। तो इनका नाम है एथिलेमीन, एथिलेमीन। इनका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये बना एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये हमारा बन गया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका जल बाहर निकल गया। तो ये नाइट्रस अम्ल के साथ इसका रिएक्शन होगा और हमारा फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, एथिलेमीन बनाने का रासायनिक गुण, ठीक है। तो हमारी जो टॉपर लिस्ट थी भैया, जो हमारी लिस्ट थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, वो देखो यहीं पर फिनिश हो चुकी है। पांचों क्वेश्चन आज हमने पढ़ लिए, आधे घंटे की ये क्लास हो गई है और हमने सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा भैया, 8 मार्च को जाकर छाप दो, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसी क्लासेस में आपको रेगुलर देता रहता हूं। हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम आपको टॉपर बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।